हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जो मोहनजोदड़ो यानी कि हड़प्पा सभ्यता था उसकी विशेषताएं पढ़ाई थी और हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, ये तमाम बातों को मैं बता चुका था। आज ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसमें हम जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें बाट यानी कि बात समझ गए ना, शिल्प उत्पादन और विदेशी व्यापार। क्या हड़प्पा सभ्यता में राजा थे या नहीं थे, इसको समझेंगे। और हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण, ये इस चैप्टर की आपकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। बात समझ गए। चलिएगा, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो बाढ़ क्या होता है, मैं इसको समझा देता हूं आपको, फिर शिल्प उत्पादन समझेंगे और फिर राजा थे या नहीं थे, फिर अंत कर देंगे इस चैप्टर का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण समझाते हूं, ध्यान समझना आप चीजों को। देखो सबसे पहले बाढ़ के बारे में पता होना चाहिए। देखो मैंने बताया जो हड़प्पा सभ्यता थी, क्या थी जो हड़प्पा सभ्यता, वहां पर एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो हड़प्पा सभ्यता थे वहां पर बाटों के बारे में बताओ। किसके बारे में बताओ, वहां पे बाट जो थे, बात समझ गए, उसके बारे में बताओ। सबसे पहले बाट क्या होता है, बट्टा। जैसा आपने देखा होगा, अब तो इलेक्ट्रिकल तराजू आ गए, है ना, जिनमें अब बट्टों का यूज नहीं होता। बट पहले जमाने में जो लोग बाग थे वो वस्तु तोलने के लिए, बात समझ गए नहीं समझ गए, किसका प्रयोग करते थे, बाट का। वो मन के तोलने के लिए, यानी कि ज्वेलरी, अगर आप ज्वेलरी की दुकान पे जाओगे ना, वहां पे आपको 10 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम बहुत छोटे बाट मिलेंगे। अगर आप राशन की दुकान पे जाओगे तो वहां पे आपको 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो तक के बाट मिल सकते हैं। बात समझ गए। वस्तु तोलने के लिए, मन के तोलने के लिए या फिर अनाज तोलने के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इन्हीं सब चीजों के लिए बाटों का प्रयोग किया करते थे। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो बाट बनाए गए थे वो बाट किस धातु के थे, तो बोलना भाई धातु वातु नहीं थे। बात समझ गए। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो बाट थे वो चट नामक एक पत्थर से बनाते थे। किससे, चट नामक पत्थर से। बात समझ गए। ये लोग क्या करते थे, चट नाम का एक पत्थर था उसको पीस लेते थे। बात समझ गए। और फिर जिस भी उनको वेट का बाट बनाना है उस वेट के हिसाब से उसको क्या कर लेंगे, मेजरमेंट करके पूरा एक ढाल देंगे। और हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो बाट थे वो द्विधारी थे। कैसे बाट थे उनके, द्विधारी। द्विधारी का मतलब होता है कि भैया 2 का हो गया, 4 का हो गया, बात समझ गए नहीं समझ गए। फिर उसके बाद आपका बाट हो गया 4 के बाद 6 का हो गया, ऐसे करके मतलब द्विधारी। या फिर ऐसे ही बाट थे उनके 2, 4, 8, 16, बात समझ गए 32, ऐसे करके। छोटे बाटों का प्रयोग वो लोग मन के तोलने के लिए करते थे और बड़े बाटों का प्रयोग जो है वो लोग वस्तुओं, अनाज वगैरह को तोलने के लिए क्या करते थे। ठीक है, किस धातु से बनाते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट, चट नामक पत्थर से बनाया करते थे इसको पीस कर। कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग। बात समझ गए। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन एक और पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर शिल्प उत्पादन के बारे में पूछता है। देखो शिल्प उत्पादन मतलब क्या होता है, जो हाथ से कार्य किया जाता है उसको शिल्प उत्पादन बोलते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग, मैंने कहा था ना, औजार, मन के आभूषण ये सब बनाया करते थे। आप समझ गए, है ना, बर्तन वगैरह बनाना जानते थे। तो ये लोग शिल्प उत्पादन के अंदर बहुत निपुण थे और इन्होंने कई स्थानों पर तो शिल्प उत्पादन के लिए केंद्र बसा रखा है। समुद्रो हो गया धोलावीरा के अंदर, है ना, और लोथल के पास, है ना, कई जगहों पे इन्होंने अपने अपने मतलब शहर विकसित किए हुए थे जहां से वो पर्टिकुलर उसी प्रकार का व्यवसाय किया कर दे। जैसे कालीबंगन चूड़ियों के लिए बहुत फेमस था, बात समझ के, वहां खेती भी की जाती थी, है ना। तो इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपको समझाया था, शिल्प उत्पादन से क्वेश्चन पूछेगा, समझाता हूं, उसको ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के जो बाट है उनके बारे में बताओ। देखो हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों, मनकों और को तोलने के लिए किया जाता था, जो चट नामक पत्थर से। किससे, चट। बात समझ गए। ये लोग आभूषण तोड़ने के लिए, मन के तोलने जिसे बोलते हो आप लोग, अनाज तोलने के लिए, वस्तुओं को तोलने के लिए बाटों का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन पूछेगा, छोटे बाटों का प्रयोग किस लिए करते थे, मनकों को तोलने के लिए। बड़े बाटों का प्रयोग अनाजों को तोलने के लिए किया करते थे। ठीक है। और जो ये बाट थे किस पत्थर, किस धातु के बनते थे, चट नामक पत्थर से। ठीक है। बाटों के निचले मानदंड क्या थे, द्विधारी। मतलब मैंने बताया आपको कि जो बाट थे इनके वो 2, 4, 8, 16, बात समझ गए, इस तरह से इनके बाट जाया करते थे। ठीक है, ये देख भी सकते हो आप, बाट इन्होंने बना रखे हैं। ठीक है ना। हमारी तरह गोल नहीं है इनके बाट, हमारे तो बार अभी गोल होते हैं, गोल भी नहीं होते हमारे बाट, ऐसे होते हैं कुछ, देखोगे आप तो, है ना, यू करके रहेंगे हमारे बाट। कुछ ज्यादा खतरनाक बना दिया मैंने, 1 किलो का 10 ग्राम का बाट बना दिया मान लो। ठीक है। शिल्प उत्पादन मतलब मैंने आपको समझाया था अभी कि शिल्प उत्पादन का मतलब है कि ये लोग जो अपने हाथों से, क्या अपने हाथों से जो कार्य करते थे, बात समझ गए। जैसे मन के बनाना हो गया, जैसे आप कह सकते हो आभूषण मन के ही हो गए, जैसे कोई वस्तु बनाना हो गया, बात समझ गए, औजार वगैरह हो गया, क्लियर है। या फिर कोई उपकरण बना रहे लोग, क्या बना रहे, कोई उपकरण, बर्तन बना रहे, क्या बना रहे, बर्तन, हाथों से कपड़ा बुनना हो गया। तो ये लोग बहुत अच्छे क्या थे, शिल्पकार थे, है ना। ये लोग बहुत अच्छी शिल्पकारी किया करते थे। ठीक है ना, डिजाइन वगैरह बनाते थे कपड़ों पे और ये सब, मतलब बर्तनों के ऊपर भी देखोगे आप, इनके जो हड़प्पाई मर्तबान था देखोगे ना आप, उसके ऊपर काली मिट्टी की परत चढ़ाकर कुछ कुछ बनाया करते थे। तो अच्छे शिल्पकारी भी थे, है ना।
और चहुंदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। कौन? चहुंदड़ो। ध्यान रखना ये बात, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर शिल्प उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था? वो चहुंदड़ो था। क्या था? चहुंदड़ो। शिल्प कार्य में मन के बनाना था, शंख की कटाई करना, जिसके ये लोग क्या बनाएंगे? मन का बनाएंगे, है ना। धातु कर्म, मोहर बनाना हो गया। मैंने पढ़ाया था मोहर भी किससे बनाते थे? चट नामक पत्थर से बनाया करते थे, और मोहरों का यूज पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है। ये सम्मिलित है ना। और चहुंदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है भाई? गुजरात में। क्लियर है। लोथल भी कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। लोथल बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। क्या था? बंदरगाह, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया विशेष प्रकार के छेद करने के लिए औजार बनाया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोग छेद करने के लिए किसका? कांसा का यूज करते थे। कांसा। बात समझ गए नहीं समझ गए? तांबे और राख को मिलाकर बनाएंगे, ठीक। नागेश्वर जो होता है और बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट समुद्र तट के नजदीक स्थित थे, और शंख से बनी हुई वस्तुओं, चूड़ियों, करछियां, इन सब के विशिष्ट केंद्र यहाँ पर मिले। मतलब देखो, अब वो क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में हमने शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की। देखो, जहां पर शिल्प कार्य होगा वहां पर जो भी शिल्प कार्य किया जा रहा है उसका छोटा छोटा वेस्ट बचेगा। जैसे मान लो आप कहीं पर लोहे का काम हो रहा है तो देखोगे वहां पर लोहे के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, लोहे का बुरादा मिल जाएगा, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे। जैसे कहीं पर शिल्प उत्पादन हो रहा है तो वहां पर कई सारे टूटे हुए अपूर्ण शंख या फिर मनकों का जो वेस्ट है वो मिलेगा। बात समझिए, जिससे इतिहासकार या पुरातत्वविद इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये जो जगह थी यहाँ पर शिल्प उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता था, और इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर अगर शिल्प उत्पादन किया जा रहा है तो लगभग संभवतः ये शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा होगा। इसी बिहार पर आज हम क्या पाते हैं कि चहुंदड़ो, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट ये शिल्प उत्पादन के लिए फेमस थे। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर जो शिल्प उत्पादन के लिए एनवायरमेंट है वो अनुकूल मिला, क्योंकि यहाँ पर इनको जो जो वस्तुएं चाहिए, विदेशी वस्तुएं, तो ये सारे कहाँ थे स्थित? देखो गुजरात में है, और गुजरात के आसपास ही वहां ये स्थित है, क्योंकि बंदरगाह से वस्तुओं को लाने जाना आसान हो जाएगा। तो एक तो ये बात समझ में आती है। दूसरा, यहाँ पर जो अपूर्ण वस्तुएं मिली उनसे भी अनुमान लग गया कि भाई यहाँ पर ये काम हो ही रहा था, ठीक है। और अधिक मात्रा में मिलना, इससे बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ यहाँ पर शिल्प उत्पादन था, और ये शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र रहे होंगे, क्योंकि बाकी शहरों की तुलना में यहाँ इस प्रकार का वेस्ट मिलना इस बात को इंगित करता है कि भैया ये चहुंदड़ो, बालाकोट, धोलावीरा और आपका क्या है, हाँ, लोथल, ये शिल्प उत्पादन के लिए क्या थे? बहुत प्रसिद्ध केंद्र रहे थे। बात समझ गए? बाकी बाट और शिल्प उत्पादन से इतना क्वेश्चन आता है, बाट से 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तोलने के लिए करते थे। अभी यहां पर हम समझते हैं नेक्स्ट। देखो, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना। मन के बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता में जो प्रयुक्त पदार्थ है उन्हें प्राप्त करने के स्थल बताओ। देखो, जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे पत्थर कहां से मिलेगा। अब देखो, पत्थर तो इनको या मिट्टी जो है लोकल स्तर में मिल जाएगी, जहां रहते हैं स्थानीय जगह पे, कहते हैं ना। जैसे पत्थर में एक सेल खड़ी हो गया, क्या हो गया? सेल खड़ी, ये राजस्थान से, उत्तरी गुजरात से मिल जाएगा, है ना। पत्थर में क्वार्टर जिनको वहीं मिल जाएगा, लाजवाद हो गया, शोत अफगानिस्तान से ले आएंगे। कार्नीलियन ये लोग गुजरात से लिया करते थे, बात समझ गए। जैसफर ये वहीं मिल जाएगा इनको स्थानीय स्तर पे। अब एक धातुओं के अंदर कांसा, तांबा और सोना, ये कहां से? देखो, सोना तो साउथ से प्राप्त करते हैं, दक्षिण भारत से, ये हमेशा ध्यान रखना। कर्नाटक, दक्षिण भारत में भी कहां से? कर्नाटक से सोना प्राप्त किया करते थे, ठीक है। तांबा ये खेतड़ी राजस्थान से मिलता था इनको, और ओमान से लाते थे। और याद करो, मैंने बताया भी था आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता में ओमानी तांबा था उसमें किसके अंश मिलेंगे? निकल के। किसके अंश मिलेंगे? निकल के अंश मिलेंगे। और ओमानी तांबे और हड़प्पा सभ्यता के तांबे में जो निकल के पार्टिकल मिले, उससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता, ओमान और मेसोपोटामिया, इन तीनों के बीच में आपस में संबंध और व्यापार था। क्लियर है ना। राजस्थान से लोग ओमान तांबा प्राप्त किया करते थे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आपसे तांबा पूछेगा ना, तांबा किस विदेशी, बात समझ गए नहीं समझ गए, विदेशी से प्राप्त किया था, तो आप ध्यान रखना हमेशा ओमान इसका आंसर मार देना, ठीक है। और कहां से इनको? स्थानीय स्तर में मिल जाएगा, स्थानीय मतलब वही मिल जाएगा, लोकल एरिया में, ठीक। अन्य पर्दा जैसे शंख हो गया, ये नागेश्वर, बालाकोट से प्राप्त कर लेंगे। फाइनोस और पक्की मिट्टी। फाइनोस क्या है? जिससे लघु पात्र बनाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो पात्र था, जिसे हड़प्पा ही मर्तबान बोलते हैं, वो फाइनोस का बना था। किसका बना था? फाइनोस का। जो कहां मिलेगा? हमें मेसोपोटामिया के अंदर मिलेगा। इसके अंदर कोई सुगंधित चीज रखी जाती थी या लिक्विड चीज रखी जाती थी, वो हमें नहीं पता क्या था, बट वो बहुत बेसकीमती था इनके लिए, ठीक है। पक्की मिट्टी इनको स्थानीय स्तर पे मिल जाएगी। तो ये चार्ट था एक, आपको मैंने समझा दिया कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कहां से कौन चीजें प्राप्त की जाती है। बाकी शिल्प उत्पादन से मैंने कहा ना, यही क्वेश्चन आता है। हाँ, शिल्प उत्पादन के लिए एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे। बाकी जब मैं आपको एग्जाम के टाइम पर आपके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, वहां समझाऊंगा थोड़ी डिटेल में आपको कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन जो है वो ये लोग कैसे किया करते थे, विदेशी व्यापार। तो देखो, सबसे पहला सॉरी सॉरी देखो, हड़प्पा सभ्यता के अंदर मैंने कहा ना, शिल्प उत्पादन के लिए लोग बस्तियों की स्थापना करते थे। भाई जहां पर जो चीज मिल रही है वहां पर ये बस्ती डेवलप कर देंगे, या फिर ये लोग अभियान भेजा करते थे, कनेक्शन करेंगे दूर दूर के देशों से, ताकि वहां से जो वस्तु मिल रही है उसे अपने यहाँ पर मंगवा ले। या फिर ये
कुछ ऐसी जगह चुनेंगे जहां पर से उस चीज को लाना ले जाना क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान है, ठीक है। और मैंने कहा इसके लिए शहर बसाएंगे, बस्तियों की स्थापना करेंगे, अभियान भेजेंगे, सुदूर क्षेत्रों संपर्क करेंगे, बात समझ रहे हो, है ना। या फिर ओमान मेसोपोटामिया से भी इनके मैंने बताया ना कनेक्शन थे, व्यापारिक समझौते चलते थे इनके। तो इस तरह से ये क्या करते थे, अपने शिल्प उत्पादन को पूरा और मतलब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पूरा किया कर देते, ठीक है। बाकी वो क्वेश्चन में कराऊंगा मैं। अब यहाँ पर देखो मैंने समझाया। अब यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण। हालांकि अंत के कारण को पढ़ने से पहले एक बार आप हड़प्पा सभ्यता जो है ना, बात समझ गए, इसके अंत के कारण को पढ़ने से पहले हड़प्पा सभ्यता में एक बार राजा वाला क्वेश्चन कर लो। वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या हड़प्पा सभ्यता में राजा थे या नहीं थे। ध्यान सुनना मेरी बात को आप लोग। क्या हड़प्पा सभ्यता में राजा थे या नहीं। देखो अब ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो पूछता है इस क्वेश्चन को। सुनना ध्यान से, क्या समझाऊंगा मैं आपको इसके अंदर। हड़प्पा सभ्यता में क्या राजा थे या नहीं थे। देखो अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं, हड़प्पा सभ्यता आपने पूरी पढ़ी, क्या हड़प्पा सभ्यता में आपने कहीं राजधानी का जिक्र सुना कि हड़प्पा सभ्यता की राजधानी ये थी। मैंने ये कहा होगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण शहर थे, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। इसके अंदर कई शहर थे, है ना, जिसमें दो प्रमुख थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बट मैंने कभी ये कहा कि वो राजधानी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ना तो राजा का कहीं जिक्र मिला, ना ही राजा के बारे में हमें इतनी बेहतरीन जानकारी मिली, ना कोई किला मिला, ना कोई राजतंत्र वाली व्यवस्था का हमें कोई अंदाजा लगा। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में इतिहासकार और पुरातत्वविद दोनों ही राजा के प्रश्न को लेकर आज भी विवादित है, और ये आज भी प्रश्न अनुत्तरित है, बिल्कुल वैसे का वैसी है। क्योंकि कई लोगों के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता में राजा थे, तो कई लोगों के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता में राजा नहीं थे, कई लोगों के हिसाब से सब कुछ समान था, कई लोगों के हिसाब से अलग अलग राजा थे। अब उन्हीं चीजों पर हम बात करते हैं। देखो चार विचार मान लो, हड़प्पा सभ्यता में राजा को लेकर कितने विचार आते हैं, चार। हम चारों पर बात करते हैं, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का एंड कर देते हैं, ठीक है। अब वो चारों बात क्या है, देखो कई लोगों के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता के अंदर राजा थे, बात समझ गए। कई लोगों के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता के अंदर राजा नहीं थे, मतलब कुछ विद्वानों का मानना है हड़प्पा सभ्यता में राजा नहीं थे। कुछ लोग मानते थे कि वहां जो है, बात समझ गए, सबकी स्थिति क्या थी, समान थी। सबकी स्थिति क्या थी, समान। मतलब कई लोग कहते हैं कि भाई वहां राजा नहीं थे, हर व्यक्ति स्वामी था, हर व्यक्ति की स्थिति समान थी। बात समझ, जैसे बहुत धर्म में होता है, ठीक। कई लोग कहते हैं कि वहां अलग अलग शहरों के अलग अलग क्या थे, राजा, यानी कि अलग अलग राजा थे। अभी चार विचार है और चारों के पक्ष में वो भी मतलब लोग हैं, और चारों के विपक्ष में भी। अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब भी आप इसका आंसर दोगे तो आप उसमें समझाओगे कि हड़प्पा सभ्यता में शासक यानी कि राजा को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। इसको लेकर कई विचार इतिहासकारों और पुरातत्व के बीच हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। हम किसी एक के पक्ष में नहीं जा सकते। जैसे कई लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर राजा थे। अब जो लोग कहते हैं कि भाई राजा थे, उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि इतनी बड़ी सभ्यता को अकेले चला पाना या व्यक्तियों द्वारा चला पाना संभव नहीं है। जिस तरह से यहाँ नगर नियोजन, जिस तरह से यहाँ नियोजित अर्थव्यवस्थाएं मिलती हैं, जिस तरह से यहाँ पर आप देखोगे शहरों का, गलियों का, नालियों का निर्माण किया गया, वो जानते हैं इस बात को कि इसे लागू करने के लिए कोई शक्ति रही होगी, कोई पावर रही होगी जिसने इसके आदेश दिए होंगे, तभी तो ये व्यवस्था पूरे साम्राज्य, पूरे सभ्यता में एक जैसी फॉलो की गई। तो इनके हिसाब से बिना राजा की सहायता के, बिना नियोजित या बिना किसी प्लानिंग के ये सब काम एक राजा के बिना कर पाना इम्पॉसिबल है। उनका मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा थे, बात समझ गए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अगर राजा थे तो आपके विचार से चलो इतना बड़ा राजा है जो इतनी बड़ी सभ्यता का मालिक है, इतना बेहतरीन राजा है कि जनता उसकी बात मान रही है, नियोजित विकास कर रहा है, पर उस राजा का कहीं महल, कहीं जिक्र, कहीं मूर्ति, कहीं तस्वीरों में नाम क्यों नहीं मिलता। मतलब क्या उस राजा ने अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ नहीं करवाया। अगर राजा थे तो हमें उस राजा के इतिहास में परिमाण क्यों नहीं मिलते। तो अब इस पे भी क्या लग गया, प्रश्न चिन्ह लग गया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई राजा ही नहीं थे। अब जो लोग कहते हैं कि राजा नहीं थे, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई जब राजा नहीं थे तो कैसे इस सभ्यता को चलाया जा रहा था। समझ गए नहीं समझ गए। अब वो यहां फंसा देते हैं कि भाई बिना सभ्यता राजा के तो सभ्यता चल ही नहीं सकती। कैसे भाई, क्यों, अगर राजा नहीं है तो कैसे इतनी बढ़िया नियोजित व्यवस्था चलाई जा रही है, कैसे सड़कें एक जैसी हो जा रही है इनकी। अब वहां फेल हो जाते हैं हम लोग। फिर कई लोग बोलते हैं कि भाई सबकी स्थिति क्या थी, समान थी, कि सब लोग इक्वल थे। तो इसके विपक्ष में वोट आता है कि भाई सब लोग इक्वल थे, चलो मान लिया मोहनजोदड़ो में इक्वल थे, हड़प्पा में इक्वल थे, बट हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो व्यवस्थाएं पाई गई वो व्यवस्था हर स्थान पर एक जैसी मिली। भाई अब एक व्यवस्था अलग अलग शहरों में ही फॉलो की जा रही है,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो राजा रहे होंगे, कोई होगा केंद्र में जो इनको आदेश दे रहा होगा। अब कई लोग बोलते हैं अलग अलग राजा थे, तो बोलते भाई अलग अलग राजा थे तो जैसी व्यवस्था हड़प्पा में मिली वैसी मोहनजोदड़ो में क्यों मिल रही है? या दोनों राजा भाई भाई थे, चलो दो भाई हैं लेकिन अलग अलग शहरों में भी दोबारा व्यवस्थाएं सेम मिल गई, तो वो कहते हैं भाई इसमें भी हमारे सामने क्या है, उत्तर अनुलिप्त है। तो समझ गए आप, इसमें चार विचार देने, चारों पॉजिटिव चारों में नेगेटिव। कई लोग बोलते राजा थे तो बोलते भाई थे तो उनके एविडेंस दो, कई लोग बोलते नहीं थे, नहीं थे तो भाई सभ्यता चल कैसे रही थी, कई लोग बोलते सबकी स्थिति समान थी, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक जैसी व्यवस्था को इतने बड़े स्केल पे अफगानिस्तान से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश से लेकर आपके पाकिस्तान तक, क्या एक ही व्यवस्था को फॉलो कर पाना पॉसिबल है? तो आपका आंसर होगा नहीं भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसमें दिक्कत होगी कि नहीं होगी, विविधता तो आएगी। कई लोग बोलते हैं अलग अलग राजा थे, तो वो कहते हैं अलग अलग राजा थे तो व्यवस्था एक जैसी कैसी हो रही है? क्या सभी राजा एक जैसी व्यवस्था को फॉलो कर सकते हैं? कुछ तो अलग कर रहा होगा कोई। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में राजा को लेकर भी कई कई विचार आते हैं जिसमें आप कंफर्म उत्तर नहीं दे सकते। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम समझते हैं लास्ट हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। देखो जिस तरह हड़प्पा सभ्यता में राजा के बारे में हमारे पास कोई कंफर्म उत्तर नहीं है, सेम वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में हमें उसके अंत के विषय में कोई उत्तर नहीं है, कंफर्म उत्तर कि एक्चुअली में हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अब अलग अलग विद्वानों, अलग अलग पुरातत्वविदों के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता के अंत के जो अलग अलग कारण है वो बताए जाते हैं। जैसे कई इतिहासकार बोलते हैं या पुरातत्व बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन मतलब यहाँ की जलवायु बदल गई और जलवायु बदलने के कारण यहाँ के जो लोग थे उनको यहाँ पर जीवन यापन करना मुश्किल हो गया, वो स्थान छोड़कर कहीं और बस गए। बात समझ गए नहीं समझ गए? कई विद्वान इस पर सहमत है। कई विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आई और बाढ़ आने से यहाँ की जो फसल थी वो खराब हो गई, खाने के लिए दिक्कत होने लग गई, तो इसी वजह से यहाँ के जो लोग है पलायन कर गए, या वो सब लोग कह सकते एक बार में मर गए। कई लोग कहते हैं उन्होंने इतनी वनों की कटाई कर दी कि यहाँ पर जीवन यापन करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। कई लोग कहते हैं नदियों ने मार्ग बदल लिया, बात समझ गए, जिससे दिक्कत हो गई। कई लोगों के हिसाब से नदियों का सूख जाना, उससे यहाँ खाने पीने की कमी हो गई। कई लोग कहते हैं बाहरी आक्रमण, क्योंकि किसी जगहों पर ना, 2-3 जगहों पर जो हमें वहां पर हड्डियां मिली, उनके शरीर पर किसी कह सकते हो धारदार तलवार से घाव के निशान मिले। कई लोग बोलते हैं यहाँ पर ना आर्यों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में आप देखोगे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें सबसे मेन कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन और बाढ़ या फिर नदियों का रास्ता बदल लेना। इन सब वजहों से कहते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ, अंत। बट जिस तरह हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पता, हड़प्पा सभ्यता में राजा थे या नहीं थे ये नहीं पता, सेम उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसको लेकर आज भी विद्वान जो है उनमें विवाद है, और आज भी ये उत्तर अनुचित है। इसीलिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप हमेशा इसका आंसर बताओगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण को लेकर कई प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैं, जिनमें किसी के हिसाब से ये हो सकता है, बट हमारे पास एक कन्फर्म उत्तर नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का एक्चुअली में अंत कैसे हुआ। समझ गए नहीं समझ गए? इसमें ज्यादा लोग किसमें सहमत है, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और नदियों का मार्ग बदल लेना। बात समझ गए? या फिर कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये लोग जो तो धीरे धीरे अपने शिल्प उत्पादन को खो देंगे, ये लोग धीरे धीरे मोहरों को बनाना छोड़ देंगे, धीरे धीरे अपने गुणों को भूल जाएंगे और एक नई सभ्यता में तब्दील हो जाएंगे। तो कई लोग इसको बताते हैं, या फिर कई लोग कहते हैं विस्थापित हो गए लोग, मतलब कहीं कहीं स्थानों पर चले गए और वहां पर जाके उन्होंने छोटी छोटी कॉलोनियां बसाई, आज वही कॉलोनियां आगे चल के महाजनपद बन जाएंगी। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत एक्चुअली में कैसे हुआ, मैं कंफर्म उत्तर मैं क्या विद्वान भी अभी तक नहीं दे पाते। बात समझ गए? आई होप आपको समझ आया होगा ये वाली वीडियो के अंदर कि शिल्प उत्पादन क्या था। बाकी अब ये चैप्टर खत्म होता है ना, और इसके बाद अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। और अब जो वीडियो आएगी, मैंने बताया ना आपको, 1 शॉट वीडियो होगी, उसमें कंप्लीट आपका पूरा टॉपिक खत्म किया जाएगा। बाकी देरी के लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, जय हिंद।